नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कानपुर हिंसा मामले में कई खुलासे, कई आरोपी पीएफआई के हिट स्क्वाड के सक्रिय मेंबर। हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। भड़काऊ भाषण देने के मामले में फंसे असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली पुलिस ने ओवैसी पर दर्ज की एफआईआर। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली कोई राहत। कोर्ट ने 13 जून तक भेजा ईडी की रिमांड पर। बक्कल उतारने वाले राकेश टिकैत का नया तमाशा फिर शुरू। जेवर में की किसान महापंचायत। मुआवजे की आड़ में किसानों को भड़काने का किया काम। राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों के बीच मचा घमासान। शिवसेना कांग्रेस का बिगड़ा चुनावी समीकरण। आज की सबसे पहली खबर कानपुर हिंसा पर हो रहे खुलासों पर। कानपुर हिंसा में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब तक 55 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हयात जफर हाशमी की नई व्हाट्सएप चैट भी शामिल है, जिससे लोगों को भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। साथ ही कानपुर हिंसा का नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो नई सड़क पर मस्जिद के पास का है। इस वीडियो में नाबालिग उपद्रवी पेट्रोल और पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी कानपुर दंगों में नाबालिगों से पत्थर फेंकवाने की घटना का संज्ञान लिया है। साथ ही कानपुर के डीएम ने भी बैठक कर कई बातों पर गौर किया। राजीव जी, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे तो यही लगता है कि देश में अशांति फैलाने की ये एक पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश थी। बिल्कुल, अभी जो खुलासे हो रहे हैं उसमें एक नई साजिश की बू आ रही है। जिस तरीके की बातें आ रही है सामने, और हिट स्क्वाड का मामला जो आया है वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है, संगठन है, जो अलग अलग देश के क्षेत्रों में वहाँ पर जाके एक ग्रुप के माध्यम से हिंसात्मक कार्रवाई करवाता है। अब जहाँ जहाँ इन लोगों को दंगा फैलाना है वहाँ इनको एक्टिवेट करता है, भेजता है और इन लोगों से हंगामा करवाता है, और स्थानीय युवाओं का, स्थानीय मुसलमानों को भड़काने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक जितने खुलासे हुए हैं वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, जिसमें हाशमी के विदेशी फंडिंग का भी मामला है, पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आया है, और साथ ही ये दिखाई पड़ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुमे की नमाज के समय में तकरीर दी गई और उसके बाद ये दंगा भड़क गया। इसके लिए पहले से ही साजिश की जा रही थी, और जिस तरीके से सीए के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में हंगामा किया गया था, ठीक उसी तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद इन लोगों की योजना थी कि पूरे देश में एक एक जगह पर, अलग अलग जगहों पर ऐसे ही हंगामा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन ने इन लोगों की पूरी कमर तोड़ दी, और अब धीरे धीरे इनका चेहरा सामने आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है पीएफआई के ऊपर, और जो इसके स्लीपर सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिट स्क्वाड स्लीपर सेल की तरह ही है। और अब जो हिट स्क्वाड सामने आया है, इस कॉन्स्पिरेसी के बाद ऐसा लगता है कि पीएफआई पर पूरी तरह से बैन लगाने का समय आ चुका है। जी बिल्कुल। एक तरफ कानपुर हिंसा के तार एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो इसी हिंसा के चलते कई मुद्दे आपस में जुड़ गए हैं। नुपुर शर्मा के पैगंबर पर बयान देने के बाद ओवैसी भी बदला लेने के चक्कर में हिंदू देवी देवताओं का अपमान लगातार कर रहे हैं और भड़काऊ भाषण देने में लगे हुए हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, यानी कि सरकार अब सब पर एक्शन लेने के मूड में आ गई है। राजीव जी, क्या सरकार ने ओवैसी पर जो एक्शन लिया है वो एक्शन लेकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जगह उनकी सरकार में नहीं है? बिल्कुल, और यही सामने आया है। कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मांग भी उठ रही थी कि अगर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कोई टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, तो नुपुर शर्मा के खिलाफ
गैर कानूनी तरीके से जो धमकियां दी जा रही है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। और इस एफआईआर में जो राजस्थान के मुफ्ती का नाम है वो नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसे ही बयान देने के लिए है। दूसरी तरफ जो 11 लोगों का नाम आया है उसमें 6-7 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं और इन सब ने कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी बोला, सोशल मीडिया पर टिप्पणी की या फिर नुपुर शर्मा के खिलाफ बोला है। जैसे जो एक पत्रकार हैं, बहुत बड़ी पत्रकार, और वो लगातार लिख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर शिवलिंग के बारे में, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। गुलजार अंसारी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। तो जितने लोग हैं उन सब का कनेक्शन कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ चलाए जा रहे ये अभियान के ऊपर है। और ओवैसी की बात तो छोड़ दीजिए, ओवैसी पर तो अभी एफआईआर दर्ज होने की शुरुआत हुई है। अभी जिस तरीके से नुपुर शर्मा के ऊपर मुंबई में भी एफआईआर दर्ज किया गया, हैदराबाद में भी किया गया और अब दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेना शुरू किया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। ओवैसी के खिलाफ भी देश के अलग अलग हिस्सों से एफआईआर दर्ज होंगे और इसीलिए ओवैसी पूरी तरह से बौखला गया है। अभी इस एफआईआर दर्ज होने के बाद ओवैसी ने जो बयान दिए हैं, बैलेंस थ्योरी बताया है इसे, और ये बताया कि हमने क्या बोला है इसका जिक्र नहीं है। उसका जिक्र है और वो नोटिस में नहीं है उसका जिक्र। वो जिक्र सामने तब आएगा जब ओवैसी को पकड़ के पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है तो वहीं ईडी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन की आज ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया गया और दोबारा से सत्येंद्र जैन को फिर से पूछताछ के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया गया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी हिरासत में मौजूद सत्येंद्र जैन से पूछे जा रहे सवालों के जवाब खुद सत्येंद्र जैन से लिखवाए जा रहे हैं, जिससे वो बाद में अपने बयानों से मुकर न जाएं। जहां बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उसके बाद जैन के सहयोगी ही उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। राजीव जी, सत्येंद्र जैन पर ईडी बड़ी शक्ति से पेश आ रही है, आगे क्या हो सकता है? जमानत मिल पाएगी? अभी तो जमानत मिलना मुश्किल है क्योंकि ईडी ने पहले कस्टडी लिया था और उसके बाद 9 जून तक की कस्टडी थी। 9 जून तक कस्टडी में बीच में सवाल उठ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बोल रहे थे कि ईडी को सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है, जबरदस्ती बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हुआ क्या? 9 जून से 2-3 दिन पहले ईडी की दूसरी छापेमारी हुई। सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के घर पे छापेमारी की गई, टीम बनाई गई और उसमें पहले से भी ज़्यादा सबूत मिले हैं। इस छापे में 133 सोने के सिक्के मिले और 2 करोड़ 82 लाख रुपए मिले हैं कैश। इसकी सारी की फोटोग्राफी भी की गई और ईडी ने सबके सामने इसलिए रखा क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा नहीं है। वो फिर बाद में कहना शुरू करेंगे कि ईडी ने प्लांट किया है। लेकिन उसी समय इस बात का संकेत मिल गया था कि सत्येंद्र जैन अब जेल में ही सड़ेंगे और उनके पीछे पीछे हो सकता है कि केजरीवाल और सिसोदिया भी जाएं, क्योंकि अभी कई राज उगलने बाकी हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे सत्येंद्र जैन टूटेंगे वैसे वैसे दूसरे का नाम भी सामने आएगा। जी बिल्कुल। सत्येंद्र जैन को ईडी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है तो वहीं बक्कल उतारने की धमकी देने वाले राकेश टिकैत ने अपना नया ड्रामा शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन के बाद बेरोजगार बैठे राकेश टिकैत ने अब नया मुद्दा ढूंढ निकाला है और किसानों के हितैषी बनते हुए जेवर में किसान महापंचायत की, जहां मुआवजे का मुद्दा उठाकर किसानों को फिर से मोहरा बनाकर उन्होंने भड़काने की पूरी कोशिश की। साथ ही जेवर एयरपोर्ट का विरोध भी करते नजर आए। राजीव जी, क्या राकेश टिकैत अब जेवर के किसानों को अपना मोहरा बना रहे हैं? अब कौन सा उल्लू सीधा करना चाहते हैं? देखिए, राकेश टिकैत अभी सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म हो चुका था। इसके बाद राकेश टिकैत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर ही भाकियू 2 हिस्सों में बट गया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बन गया। अब इनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगने लगे। इसके बाद धीरे धीरे इनके गांव में ही इनके पोल खुलने लगी। इनके गांव के मुखिया ने अवैध कब्जा के आरोप लगा दिया। दूसरे तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके गांव के कई लोगों ने
राकेश टिकैत के ऊपर आरोप लगाया कि ये जो आसपास के क्षेत्रों में विकास हो रहा था उसको टिकैत ने रोक दिया। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत दोनों के ऊपर आरोप लगे। साथ ही अलग अलग जगहों पर राकेश टिकैत की घोर बेइज्जती होती रही। कर्नाटक में क्या हुआ सबके सामने है। तो उसके बाद अब राकेश टिकैत को लगने लगा कि फिर से एक बार किसानों के साथ जाकर जुड़ा जाए और एक मामला लेके आए जेवर एयरपोर्ट का। जेवर एयरपोर्ट बनने के लिए तैयार है और उससे आसपास के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इसलिए वहां पर किसानों का समर्थन राकेश टिकैत को नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये अपने कुछ जो लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, उसका इस्तेमाल करके कुछ दिन फिर मीडिया के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब राकेश टिकैत का सारा एजेंडा जो सामने आ चुका है, उसके बाद लगता नहीं है कि अब ये आंदोलन करने के लायक रहेंगे। हालांकि ये आंदोलनजीवी ही हैं, बिना आंदोलन का इनका कुछ चल नहीं सकता है, लेकिन इस बीच उनके सारे पुराने एजेंडे सामने आ चुके हैं। उनके अपने लोग ही इतने आरोप राकेश टिकैत के ऊपर लगा चुका है कि अब उन्हें किसी भी आंदोलन का हिस्सा बनाने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। राकेश टिकैत के नए ड्रामे की पोल पट्टी खुल चुकी है, तो वहीं राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों में होड़ मची हुई है कि कौन बाजी मारेगा। इसी होड़ में सबसे आगे कांग्रेस और शिवसेना चल रही है, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों का चुनावी समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने राजस्थान और महाराष्ट्र में तो दोनों ही पार्टियों का गड़े हिला दिया। दोनों ही पार्टियों ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी भी की, लेकिन कल साफ हो जाएगा कि बाजी किसने मारी। राजीव जी, कल क्या कुछ हो सकता है चुनावी मैदान में? कल वोटिंग का दिन है, क्योंकि लग रहा है, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है कि राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये तीनों जगह पर एक एक सीट का नुकसान इन पार्टियों को होने वाला है। कांग्रेस को राजस्थान में एक सीट का नुकसान होगा, क्योंकि डॉक्टर सुभाष चंद्रा वहां पर मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन है। और अब जो राजस्थान से खबरें आ रही है उसमें डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने तो पहले ही बोल दिया है कि 8 कांग्रेसी विधायक जो हैं हमारे साथ पहले से ही हैं, ये लोग हमारे पक्ष में वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उनके पास है। तो इसलिए राजस्थान में भी एक सीट का नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ चलें तो हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्थिति है, वहां भी बाड़बंदी की गई है विधायकों की। उन्हें रायपुर भेजा गया है, चार्टर प्लेन से भेजा गया है और कल चंडीगढ़ लाया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर विधायकों का चंडीगढ़ आने के दौर में ही जैसे ही वो एयरपोर्ट से उतरे, उसके बाद जब वो आगे जाएंगे वोट डालने के लिए, तो उस समय उनका मूड चेंज हो सकता है। ऐसे भी कांग्रेस में बगावत हुई पड़ी है। कुलदीप बिश्नोई पहले ही बागी हो चुके हैं और कार्तिकेय शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जिनको जेजेपी का भी समर्थन है, भाजपा का भी समर्थन है, इन दोनों पार्टियों के समर्थन के बाद मात्र 3 वोटों की जरूरत है, जो कांग्रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं और वो उनको देने वाले हैं। तो दोनों जगह पर कांग्रेस को एक एक सीट का नुकसान होगा। जबकि महाराष्ट्र में भी इक्वेशन जो बन रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने वाला है। उद्धव ठाकरे के जो संजय पवार हैं उनकी हार होगी, क्योंकि वहां पर भी जो समीकरण बने हैं वो उद्धव ठाकरे के अपने गठबंधन की पार्टियों के विधायक हैं, वही क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।